नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार से मगध साम्राज्य का उत्थान और मौर्य साम्राज्य का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य का उत्थान। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए, मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी। ऑप्शन ए, गिरिवर्ज, जिसको राजगिरा या राजगीर भी कहा जाता है। राजगीर पहाड़ियों से घिरी है। अगला सवाल है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, बृहदर्थ वंश। बृहदर्थ राजवंश जरासंध के पिता बृहदर्थ से आरंभ होता है। मगध जनपद का संस्थापक था। ऑप्शन ए, बृहदर्थ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। ऑप्शन ए, बिंबिसार। बिंबिसार का शासनकाल 544 से लेकर के 493 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? ऑप्शन ए, हर्यक वंश। बिंबिसार को श्रेनिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी, बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? कौशल देवी, चेलना और खेमा, ये सभी से बिंबिसार ने विवाह किया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की, खेमा पंजाब की तथा चेलना वजी संघ की राजकुमारी थी। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? ऑप्शन ए, अंग। हर्यक वंश का दूसरा शासक था। ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की? ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। वजी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन सी, वैशाली। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, लिच्छवी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? यह सवाल 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? ऑप्शन बी, उदयन ने। अजातशत्रु के बाद उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। उसे उदयभद्र भी कहा गया है। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए, उदयन। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन बी, नागदशक। नेक्स्ट सवाल, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई? ऑप्शन ए, शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिवर्ज यानी कि राजगीर के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन डी, शिशुनाग। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, काल अशोक। काल अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। द्वितीय बहुसंगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन डी, काल अशोक। द्वितीय बहुसंगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, वैशाली। द्वितीय बहुसंगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था।
अगला सवाल है, द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता की थी? ऑप्शन ए साब कबीर ने। नंद वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए महापद्मनंद। अगला सवाल है, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम अवतार, क्षत्रियों का नाशक, एक छत्र और एक राट कहा गया है? ऑप्शन बी महापद्मनंद को। नंद वंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन सी धनानंद। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन बी अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? ऑप्शन ए महाकश्यप ने। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन डी महापद्मनंद ने। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? यह 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी धनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक धनानंद था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? ऑप्शन डी उदयन ने। यह भी 44वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? ऑप्शन सी वैशाली के विरजियों ने। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसके सहायता से प्राप्त की? ऑप्शन ए चाणक्य। चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन बी 320 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? ऑप्शन बी सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था? ऑप्शन ए चाणक्य। किसके मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? ऑप्शन बी यूनानियों से। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? ऑप्शन सी इंडिका। और यह सवाल 46वीं बीपीएससी में पूछा गया था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य। यह 41वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन डी इंडिका। यह सवाल 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक हैं? ऑप्शन बी कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? ऑप्शन डी बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? ऑप्शन बी बिंदुसार। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन सी शिलालेख 13 से।
तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन डी, अशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए, मोगलीपुत्र तिस्स ने। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन ए, 251 ईसा पूर्व में। किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? ऑप्शन सी, अशोक। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? ऑप्शन ए, कलिंग। अशोक का धम्म था? ऑप्शन ए, नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ऑप्शन सी, बोध गया। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा की अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में किया था? ऑप्शन बी, 10वें वर्ष में। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले में प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी, चंपारण। बिहार में प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। ऑप्शन सी, रुमिनदई। अगला सवाल है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी। ऑप्शन डी, पाटलिपुत्रा। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। ऑप्शन सी, लकड़ी का। और यह 41वें बीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। ऑप्शन ए, कुम्हरार पटना में। कुम्हरार से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा है कि इसकी शौर्य शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, एरियन। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रसाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? ऑप्शन बी, फाहियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? ऑप्शन सी, अशोक। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपार तथा कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? ऑप्शन डी, दशरथ ने। दशरथ अशोक का पौत्र था, उसने नागार्जुन पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित था। मौर्यकालीन चामरग्राहिनी यक्षी प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए, दीदारगंज पटना में। इसे स्त्री रत्न नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऑप्शन बी, लोहानीपुर पटना। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? ऑप्शन बी, मेगास्थनीज ने। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? ऑप्शन बी, बिंदुसार। किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस यानी कि पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? ऑप्शन डी, स्ट्रैबो। अगला सवाल है, यूनानी दूत डीमोलकिस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ?
ऑप्शन बी बिंदुसार। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ। यह 39वां बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शन ए आजीवकों ने। और यह 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। अशोक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है। ऑप्शन सी मेगास्थनीज का। अगला सवाल है, मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह केंद्रीयकृत था, करों का बोझ भी अधिक था, प्रशासन तंत्र कठोर था। यह सभी जो है मौर्य प्रशासन के संबंध में सही कथन है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। अगला सवाल है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है। उसने धर्म विजय की नीति अपनाई। यह कथन बिल्कुल सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए। यह भी कथन सही है। उसने प्रजाहित और कल्याण के उपाय किए। यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देवानंपिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया। ऑप्शन बी अशोक ने। धम्म महामात के कार्य क्या थे। धम्म नीति का क्रियान्वयन। बिल्कुल सही है। लोगों के बीच दान वितरण। यह भी सही है। जन कल्याण के उपाय। यह भी सही है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासक में राजूक के कार्य थे न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन, राजस्व का विभाग। यह सभी कार्य राजूक के कार्य थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला सवाल है, मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है। कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्ष। ये सभी मौर्यकालीन विद्वान थे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दीदारगंज की यक्षी, बराबर की गुफाएं। यह तीनों जो है मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है द्वितीय स्तंभ लेख से, 7वें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से। इन सभी शिलालेख और स्तंभ लेख से अशोक की धम्म की नीति की जानकारी मिलती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है। ऑप्शन सी 9वें शिलालेख में। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आर्थिक संकट। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।